बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए BPSC 141 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ और जिसका टाइटल है गांधी और समसामयिक विश्व। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें लास्ट 5 इयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड PYQs हैं उसे पिक किए गए हैं। और ये वीडियो स्पेशली इग्नू के जो जून और दिसंबर में आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। और अगर आप जितने भी सारे क्वेश्चंस अभी बताए जाएंगे उनका आप से प्रिपरेशन करके जाओगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो फुल एनर्जी के साथ चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है गांधी और समसामयिक विश्व, तो इसका अर्थ ये है कि गांधी जी के विचारों का जो है आज की दुनिया में क्या महत्व है, किस तरह से वो हमें हेल्प कर रहा है। तो इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने उनकी बाद की सक्रियता को कैसे रूप दिया। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन था और उन्हीं का जो अनुभव एक होता है वो आगे चल के उन्हें कैसे हेल्प किया। तो आइए चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने उनकी बाद की राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता को गहराई से प्रभावित किया। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके परिवार का वातावरण धार्मिक और नैतिक मूल्यों से भरा हुआ था, जहां सत्य, अहिंसा और कर्तव्य पालन जैसे गुणों पर विशेष बल दिया जाता था। उनकी माता पुतलीबाई, तो उनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। तो उनकी माता पुतलीबाई की धार्मिकता और व्रत उपवास की परंपराओं ने गांधी के मन में आत्मसंयम और सत्य के प्रति निष्ठा विकसित की। तो गांधी जी के मन में जो आत्मसंयम और सत्य के प्रति निष्ठा विकसित हुई वो हुई उनकी मम्मी की वजह से। उसके बाद गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को करीब से देखा लेकिन भारतीय मूल्यों को नहीं छोड़ा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में उनका अनुभव निर्णायक साबित हुआ। वहाँ उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने वहाँ पे किसका सामना किया? नस्लीय भेदभाव का। जैसे ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना। इस घटनाओं ने उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना को प्रबल किया और उन्होंने सत्याग्रह तथा अहिंसात्मक प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। फिर उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह और अहिंसात्मक प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। इन प्रारंभिक अनुभवों ने गांधी को एक साधारण व्यक्ति से एक महान नेता में बदल दिया। और यही जो उनके अनुभव रहे इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के, उन्हीं ने गांधी जी को एक साधारण व्यक्ति से महान नेता में बदल दिया। भारत लौटने के बाद उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके द्वारा अपनाए गए सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा जैसे उपायों ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी बल्कि विश्व भर में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, स्वराज के सार और उसके व्यवहारिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग जो स्वराज है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जो उसके व्यवहारिक क्या है, व्यवहारिक निहितार्थ, उनके बारे में। तो पहले हम देखते हैं ये स्वराज का अर्थ क्या है। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज की समग्र आत्मनिर्भरता, आत्मशासन और नैतिक उत्थान से है। तो स्वराज का अर्थ क्या है? केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि व्यक्ति और समाज की समग्र आत्मनिर्भरता, आत्मशासन और नैतिक
उत्थान से है। महात्मा गांधी के अनुसार, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज का वास्तविक सार तो अपने ऊपर शासन करना है। तो महात्मा गांधी के अनुसार ये क्या है? इसका अर्थ है अपने ऊपर शासन करना, अर्थात व्यक्ति अपने आचरण, इच्छाओं और निर्णयों पर स्वयं नियंत्रण रखे। इस दृष्टि में स्वराज बाहरी सत्ता से मुक्ति के साथ साथ आंतरिक अनुशासन, सत्य और अहिंसा पर आधारित जीवन का आदर्श भी है। स्वराज के व्यवहारिक निहितार्थों में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था प्रमुख है, जहां गांवों को स्वशासी इकाइयों के रूप में विकसित किया जाता है। गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की, जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जाए, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले। तो गांधी जी ने क्या किया? ग्राम स्वराज क्या कल्पना किया, जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जाए और फिर संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले। इसके साथ ही स्वदेशी आत्मनिर्भरता और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना भी स्वराज का महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता स्थापित हो सके। इसी के अतिरिक्त स्वराज का संबंध नैतिक और सामाजिक सुधार से भी है। इसमें जाति भेद, छुआछूत, असमानता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष शामिल है। स्वराज का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण से है जो न्याय, समानता और मानव गरिमा पर आधारित हो। तो स्वराज का अर्थ या उद्देश्य क्या है? केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो न्याय, समानता और मानव गरिमा पर आधारित हो। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध गांधी जी के तर्कों का मूल्यांकन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध जो गांधी जी के तर्क थे, उनके बारे में हमें बताना है। महात्मा गांधी ने आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हुए इसे भौतिकवाद और अनियंत्रित उपभोग पर आधारित बताया। तो गांधी जी ने इसे क्या बताया? गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हुए इसको भौतिकवाद और अनियंत्रित उपभोग पर आधारित बताया, जिसका स्पष्ट वर्णन उनकी कृति हिंदी स्वराज में मिलता है। तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? हिंदी स्वराज में मिलता है, जो गांधी जी द्वारा लिखा गया था। उनके अनुसार आधुनिक सभ्यता मनुष्य को नैतिक मूल्यों से दूर कर केवल भौतिक सुख सुविधाओं का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। तो उनके अनुसार जो है हमारा आधुनिक सभ्यता है वो मनुष्य को नैतिक मूल्यों से दूर करके केवल जो हमारा भौतिक सुख सुविधा है उसका पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें आत्मसंयम, सत्य और अहिंसा जैसे गुण कमजोर पड़ते हैं और व्यक्ति का आंतरिक विकास बाधित होता है। गांधी जी ने औद्योगिकरण और मशीनों के अत्यधिक उपयोग का विरोध किया। उनका मानना था कि बड़े उद्योग पूंजी के केंद्रीकरण को बढ़ाते हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं और बेरोजगारी को जन्म देते हैं। इसके विपरीत उन्होंने ग्राम आधारित व्यवस्था, कुटीर उद्योग और स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे आत्मनिर्भरता, समानता और सामाजिक संतुलन स्थापित हो सके। इस दृष्टि में उनकी सोच एक मानवीय और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की ओर उन्मुख थी। तो मूल्यांकन की दृष्टि से गांधी जी के तर्क आधुनिक सभ्यता की सीमाओं और उसके दुष्परिणामों को उजागर करते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल तकनीकी प्रगति ही वास्तविक विकास नहीं है, बल्कि नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक न्याय भी उतनी ही आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, स्वदेशी पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो महात्मा गांधी के लिए स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक व्यापक नैतिक और सामाजिक सिद्धांत था। तो गांधी जी के लिए जो हमारा स्वदेशी है वो क्या था? वो केवल एक आर्थिक नीति नहीं था, बल्कि जो स्वदेशी है एक व्यापक नैतिक और सामाजिक सिद्धांत है।
तो गांधी जी के अनुसार जो स्वदेशी है केवल एक आर्थिक नीति नहीं था, बल्कि एक व्यापक नैतिक और सामाजिक सिद्धांत था। उनके अनुसार स्वदेशी का अर्थ अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों और वस्तुओं का उपयोग करना तथा स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देना था। गांधी जी ने इसे आत्मनिर्भरता, सादगी और देशभक्ति से जोड़ा और उनका मानना था कि स्वदेशी अपनाने से व्यक्ति अपने समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाता है तथा आर्थिक शोषण से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है। तो स्वदेशी पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। यह स्थानीय उत्पादन, आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही यह उपभोक्तावाद और अंधाधुंध वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों के विरुद्ध एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। गांधी जी का स्वदेशी केवल आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो नैतिकता। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है विकास और पर्यावरण पर गांधी जी के विचारों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि विकास और पर्यावरण को लेके गांधी जी के क्या विचार थे। तो महात्मा गांधी के विकास संबंधी विचार मानव केंद्रित, नैतिक और पर्यावरण संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित थे। तो महात्मा गांधी के विकास संबंधी विचार जो थे वो मानव केंद्रित, नैतिक और पर्यावरण संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित थे। वे ऐसे विकास के पक्षधर थे जो केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न होकर मनुष्य के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान को भी सुनिश्चित करे। गांधी जी ने जरूरत के अनुसार उपभोग पर बल दिया और चेतावनी दी कि प्रकृति का अंधाधुंध दोहन अंततः विकास का कारण बनेगा। उनका प्रसिद्ध विचार था कि प्रकृति सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। तो उनका सबसे प्रसिद्ध विचार क्या था प्रकृति को लेके, कि जो प्रकृति है वो सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता आज और अधिक बढ़ गई है, जब विश्व जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उनका दृष्टिकोण सतत विकास की आधुनिक अवधारणा के बहुत करीब है, जिससे आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण को समान महत्व दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि गांधी जी का प्रकृति को लेके, पर्यावरण को लेके क्या विचार था। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि भारत के बाहर सत्याग्रह की विरासत का मूल्यांकन। तो ये जो सत्याग्रह हुआ वो भारत के बाहर भी कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा। तो अब इसका देखते हैं कैसे। तो महात्मा गांधी द्वारा विकसित सत्याग्रह केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व भर में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का एक प्रभावी और नैतिक माध्यम बना। सत्याग्रह का मूल सिद्धांत अहिंसा, सत्य और नैतिक शक्ति ने कई देशों में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया। तो जो सत्याग्रह था उसका मूल सिद्धांत क्या था? उसका मूल सिद्धांत था अहिंसा, सत्य और नैतिक शक्ति। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नेतृत्व है, जिन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक प्रतिरोध को अपनाया और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध सफल संघर्ष किया। तो इसी प्रकार नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन में गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरणा ली। हालांकि सत्याग्रह की सीमाएं भी हैं। इसकी सफलता के लिए अनुशासन, धैर्य और व्यापक जन समर्थन आवश्यक होता है, जो हर परिस्थिति में संभव नहीं होता। दमनकारी और क्रूर शासन के सामने अहिंसात्मक आंदोलन कभी कभी धीमे और कम प्रभावी प्रतीत हो सकते हैं। इसके बावजूद सत्याग्रह की विरासत वैश्विक स्तर पर एक नैतिक और मानवीय संघर्ष पद्धति के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे न्याय, समानता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा में पश्चिमी और भारतीय विचारों का वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी की विचारधारा भारतीय और पश्चिमी दोनों परंपराओं के समन्वय में विकसित हुआ था।
उनकी सोच में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की गहरी छाप थी। वहीं पश्चिमी दार्शनिक और राजनीतिक विचारों का भी प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार गांधीवादी विचारधारा एक प्रकार का सांस्कृतिक और वैचारिक संश्लेषण है। भारतीय विचारों में गांधी पर उपनिषदों, भगवद गीता जैसे और जैन बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव था। इनसे उन्होंने सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और कर्मयोग की अवधारणा ग्रहण की। विशेष रूप से भगवद गीता से उन्होंने निष्काम कर्म का सिद्धांत अपनाया, जो उनके जीवन और राजनीति का आधार बना। भारतीय परंपरा में आत्मा की शक्ति और नैतिक जीवन पर जो जोर दिया गया है, वह गांधी के विचारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विचारों में उन्होंने हेनरी डेविड थोरो के सविनय अवज्ञा के विचार, लियो टॉल्स्टॉय के ईसाई नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांत तथा जॉन रस्किन के श्रम, सम्मान और सादगी के विचारों से प्रेरणा ली। इनसे उन्होंने राजनीतिक विरोध के अहिंसात्मक तरीके और सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया। तो उन्होंने किस किस से प्रेरणा ली? सबसे पहले उन्होंने हेनरी डेविड थोरो के जो सविनय अवज्ञा के विचार हैं वो लिए। उसके बाद टॉल्स्टॉय के जो ईसाई नैतिकता है और अहिंसा का सिद्धांत है उनको अपनाए, और जॉन रस्किन के जो श्रम, सम्मान और सादगी के विचार हैं उन्हें अपनाए और उनसे प्रेरणा लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी की युवावस्था में उनकी गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। तो इनमें हम देखेंगे कि जब वो गांधी जी युवावस्था में थे तो उन्होंने किस किस प्रकार की और क्या क्या गतिविधियां की थी। तो महात्मा गांधी की युवावस्था उनके व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें उनके विचार, नैतिक मूल्य और जीवन दृष्टि विकसित हुई। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने भारत से प्राप्त की और बाद में वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। तो उनका जो प्रारंभिक शिक्षा था उन्होंने भारत से ही किया। उसके बाद वो इंग्लैंड जाके वकालत की पढ़ाई की। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पश्चिमी जीवन शैली का अध्ययन किया, लेकिन साथ ही शाकाहार, आत्मसंयम और नैतिक जीवन के सिद्धांतों को भी अपनाया, जिसने उनके चरित्र को गहराई दी। उसके बाद जो है 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में अध्ययन के बाद वे भारत लौटे और वकालत शुरू की। उसके बाद वो जो महात्मा गांधी इंग्लैंड में कितने दिन तक रहे थे? 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में रहे थे। उसके बाद वो भारत आए और यहाँ पे वकालत शुरू की, लेकिन प्रारंभ में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1893 में वे एक कानूनी मामले के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उनके जीवन में निर्णायक परिवर्तन आया। वहां भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और अन्याय ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। एक घटना में उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, जिसने उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की चेतना को जन्म दिया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीय समुदाय को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को विकसित किया। यह उनका राजनीतिक और सामाजिक जागरण का समय था, जिसने उन्हें एक साधारण वकील से एक जननेता में परिवर्तन किया। तो इसमें हमने देखा कि जो महात्मा गांधी थे, कैसे वो एक साधारण व्यक्ति से एक जननेता के रूप में सामने आए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज के परिदृश्य में गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी के विचार आज के वैश्विक और सामाजिक परिदृश्य में पहले से अधिक प्रासंगिक दिखाई देते हैं। आधुनिक समाज जहां उपभोक्तावाद, हिंसा, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, वहां गांधीवादी सिद्धांत एक नैतिक और मानवीय मार्ग प्रस्तुत करते हैं। उनका सत्य, अहिंसा और सादगी पर आधारित जीवन दर्शन आज भी सामाजिक संतुलन और शांति के लिए आधार प्रदान करता है।
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी गांधीवादी विचार अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने सीमित उपभोग और प्रकृति के संतुलित उपयोग पर जोर दिया था, जो आज के सतत विकास की अवधारणा से मेल खाता है। इसके अलावा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का विचार स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बहुसांस्कृतिक समाज में सामाजिक समरसता और उसके महत्व को समझाइए। तो पहले इसमें हम जानेंगे कि बहुसांस्कृतिक समाज है क्या, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें सामाजिक समरसता क्या है और उसके महत्व क्या है। तो बहुसांस्कृतिक समाज वह होता है जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। तो बहुसांस्कृतिक समाज क्या होता है, जहाँ पे ऐसा समाज जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और परंपरा के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। ऐसे समाज में सामाजिक समरसता का अर्थ है इन विविधताओं के बीच आपसी सम्मान, सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना। तो इसमें सामाजिक समरसता का मतलब क्या है कि विविधता के बीच मतलब एकता का जो है वो भाव बनाए रखना। सामाजिक समरसता यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्नताओं के बावजूद समाज में एकता और शांति बनी रहे। बहुसांस्कृतिक समाज में सामाजिक समरसता शिक्षा, संवाद और सहिष्णुता के माध्यम से विकसित की जा सकती है। यह लोगों को यह समझने में मदद करती है कि विविधता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। जब समाज में समानता और न्याय की भावना होती है तो सभी वर्ग को विकास के समान अवसर मिलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गांधी के अनुसार अस्पृश्यता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार जो अस्पृश्यता है हमारा, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यता केवल सामाजिक बुराई नहीं बल्कि धर्म और मानवता के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। उनका मानना था कि इसे समाप्त करने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता और नैतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। गांधी जी ने अस्पृश्यता को पाप कहा और इसके उन्मूलन को स्वराज की प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्त माना। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए सामाजिक सुधार, शिक्षा और नैतिक जागरूकता पर विशेष बल दिया। वे मानते थे कि उच्च जातियों को स्वयं आगे आकर दलितों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों तथा सामाजिक जीवन में बराबरी का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची धार्मिकता तभी है जब समाज के कमजोर वर्गों के साथ करुणा और सम्मान का व्यवहार किया जाए। इसके साथ ही गांधी जी ने हरिजन सेवा को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो इसी के साथ गांधी जी ने और क्या किया, हरिजन सेवा को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया और हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया उन्होंने। इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्य समुदायों के उत्थान, शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए कार्य किए। वे स्वयं भी दलित बस्तियों में जाकर उनके अब अगला क्वेश्चन हमारा, नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हम जानेंगे नमक सत्याग्रह के बारे में। तो महात्मा गांधी द्वारा यह 1930 में प्रारंभ किया गया था। नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक आंदोलन था। इसे दांडी मार्च या नमक मार्च भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, दांडी मार्च या नमक मार्च भी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करना था, जो भारतीय जनता के लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण था, क्योंकि नमक एक मूलभूत आवश्यकता थी। तो इसका जो हमारा दांडी मार्च था या फिर नमक मार्च, इसका जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश सरकार जो नमक पे टैक्स लगाया था उसका विरोध करने के लिए किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी, गुजरात तक लगभग 240 मील की पदयात्रा की। तो इसमें गांधी जी, ये आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम से, और ये ख़त्म कहाँ हुआ, दांडी यानी गुजरात में, जिसमें गांधी जी ने लगभग 240 मील का पद यात्रा किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते गए।
दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के जल से स्वयं नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का खुला उल्लंघन किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख चरण था, जिसमें अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को व्यापक रूप से अपनाया गया। नमक सत्याग्रह का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा। इसने ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता को चुनौती दी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। हजारों लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया और गिरफ्तारियां दी। तो ये जो हमारा नमक सत्याग्रह था, यह स्पेशली जो नमक पे जो टैक्स लगाया जाता था उसके लिए किया गया था, जो गांधी जी ने शुरू किया था। उसके बाद अगला है हमारा चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो यह भी महात्मा गांधी द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। तो यह जो है चंपारण सत्याग्रह यह महात्मा गांधी द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह भारत में उनका पहला और प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन था। तो यह जो चंपारण सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी का भारत में पहला और सबसे प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। तो यह जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, यह बिहार के चंपारण से स्टार्ट हुआ था और जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। उस समय अंग्रेज जमींदार किसानों को 3 कठिया प्रणाली के तहत अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो उस समय जो अंग्रेज थे वो जमींदार किसानों को 3 कठिया प्रणाली अपनाने के लिए मजबूर किए थे और उन्हें कहते थे कि वो अपने भूमि के एक हिस्से पर नील का खेती करें, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान और अत्याचार झेलना पड़ता था। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने किसानों की स्थिति का गहन अध्ययन किया, उनके अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष का मार्ग अपनाया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन चलाया, जिसमें किसानों को संगठित किया गया और उनके बयान दर्ज किए गए। ब्रिटिश प्रशासन ने शुरू में उनका विरोध किया, लेकिन जन समर्थन और नैतिक दबाव के कारण उन्हें जांच समिति गठित करनी पड़ी। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसानों को शोषण से राहत मिली और 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसानों का शोषण बंद हुआ और जो 3 कठिया प्रणाली थी उसे समाप्त कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह ने यह सिद्ध किया कि अहिंसात्मक प्रतिरोध के माध्यम से भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदला जा सकता है। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाला महत्वपूर्ण चरण था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार नीति और नैतिकता की गांधीवादी अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे कि जो आचार नीति और नैतिकता है तो उसका गांधीवादी अवधारणा के रूप में हम उसे कैसे देखते हैं। तो महात्मा गांधी की आचार नीति और नैतिकता की अवधारणा का केंद्र सत्य और अहिंसा है। उनके अनुसार नैतिकता केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर की शुद्धता, आत्म अनुशासन और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा है। गांधी जी के लिए नैतिक जीवन का अर्थ अपने विचार, वचन और कर्म में एक रूपता रखना तथा किसी भी स्थिति में असत्य और हिंसा का सहारा न लेना था। गांधीवादी नैतिकता में साध्य और साधन की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है। उनका मानना था कि अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गलत संसाधनों का उपयोग स्वीकार्य नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता, न्याय या किसी भी सामाजिक परिवर्तन की प्राप्ति के लिए भी सत्य और अहिंसा का पालन आवश्यक है। यह विचार नैतिक, राजनीतिक और नैतिक समाज की नींव रखता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए गांधी के संघर्ष की व्याख्या की। तो इसमें हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया उनके बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास उनके जीवन का निर्णायक चरण था, जहां उन्होंने पहली बार संगठित रूप से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया
वहाँ भारतीयों को नस्लीय भेदभाव, अपमानजनक कानून और नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। गांधी स्वयं भी भेदभाव के शिकार हुए, जैसे ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना, जिसने उनके भीतर प्रतिरोध की चेतना को जागृत किया। इस अनुभव ने उन्हें अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप दक्षिण अफ्रीका की सरकार को कुछ हद तक झुकना पड़ा और भारतीयों के अधिकारों में सुधार हुआ। गांधी का यह आंदोलन न केवल स्थानीय स्तर पर सफल रहा, बल्कि इसने सत्याग्रह को एक प्रभावी संघर्ष पद्धति के रूप में स्थापित किया। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव गांधी के भविष्य के नेतृत्व के लिए आधार बना, जिसने बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। आई होप आप सभी लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ रही होगी और आप यह PDF हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से कांटेक्ट करके आप ये PDF बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी बेटर बना सकते हैं। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वराज क्या है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे कि ये आर्थिक स्वराज क्या है। महात्मा गांधी के विचार में आर्थिक स्वराज का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता या समृद्धि नहीं, बल्कि ऐसे व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय आत्मनिर्भर हो तथा शोषण से मुक्त जीवन जी सके। तो गांधी जी के अनुसार जो है आर्थिक स्वराज का क्या अर्थ था, तो उनके अनुसार आर्थिक स्वराज का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता या समृद्धि नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यवस्था से था जिसमें सभी व्यक्ति और समुदाय आत्मनिर्भर हो और शोषण से एक मुक्त जीवन जी सके। उनके अनुसार आर्थिक स्वराज का आधार विकेंद्रीकरण है, जिसमें उत्पादन और संसाधनों पर कुछ बड़े उद्योगपतियों या केंद्रित शक्तियों का नियंत्रण न होकर गांव और स्थानीय समुदायों का नियंत्रण हो। यह अवधारणा नैतिकता, सादगी और समानता पर आधारित आर्थिक व्यवस्था की ओर संकेत करती है। गांधी जी ने आर्थिक स्वराज में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादन को अत्यधिक महत्व दिया। उनका मानना था कि छोटे स्तर पर उत्पादन से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, गरीबी कम होती है और समाज में आर्थिक समानता स्थापित होती है। इसके विपरीत बड़े पैमाने के औद्योगिकरण को उन्होंने शोषण, बेरोजगारी और असमानता का कारण माना। इसलिए उन्होंने जरूरत के लिए उत्पादन और लालच के लिए नहीं की नीति पर बल दिया। उसके बाद उन्होंने किस नीति पर बल दिया? जरूरत के लिए उत्पादन और लालच के लिए नहीं। तो आर्थिक स्वराज का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिर्भरता है, जहां व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए स्थानीय संसाधन पर निर्भर रहे और बाहरी निर्भरता को कम करे। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक संतुलन स्थापित करती है, बल्कि सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होती है। अब आगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनमें हमें कुछ टॉपिक्स दिए रहेंगे और उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें से सबसे पहला है हमारा ट्रस्टीशिप। अब ये ट्रस्टीशिप क्या है, आइए चलिए देखते हैं। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण आर्थिक और नैतिक अवधारणा है। तो ये ट्रस्टीशिप क्या है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक और नैतिक अवधारणा है। इसके अनुसार समाज में संपत्ति और संसाधनों के वास्तविक स्वामी व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? समाज में संपत्ति और संसाधनों का वास्तविक स्वामी जो व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो पूरा समाज होता है। व्यक्ति केवल इन संसाधनों का ट्रस्टी यानी संरक्षक होता है, जिसे उन्हें समाज के हित में उपयोग करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि अधिक संपत्ति का संचय नैतिक रूप से उचित नहीं है, बल्कि उसका उपयोग समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। ट्रस्टीशिप का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। तो जो ट्रस्टीशिप है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक असमानता को कम करना और
शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। इसमें धनवान वर्ग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी संपत्ति को समाज की सेवा के लिए समर्पित भाव से प्रयोग करें, न कि निजी विलासिता के लिए। यह सिद्धांत वर्ग संघर्ष के बजाय अगला टॉपिक है वो है भूटान आंदोलन। इसमें हम पढ़ेंगे भूटान आंदोलन के बारे में। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूटान आंदोलन 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ हुआ। तो ये कैसे हुआ? तो इसमें जो है आचार्य विनोबा भावे जो है महात्मा गांधी के विचारों से वो प्रेरित होके तेलंगाना के एक गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली, वहाँ से जो है भूटान आंदोलन को शुरू किया विनोबा भावे ने। और कब किया? 1951 में। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था। तो इसका उद्देश्य क्या था? भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना और ग्रामीण समाज में व्याप्त असमानता को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करना। विनोबा भावे ने जमींदारों से स्वेच्छा से अपनी भूमि का कुछ भाग दान करने की अपील की, जिससे सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ावा मिले। उसके बाद है अगला हमारा शाहबानो केस। तो ये शाहबानो केस था क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो शाहबानो बेगम मामला 1985 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रकरण है। तो ये जो शाहबानो केस है, यह शाहबानो बेगम के जो मामला या फिर कोई केस था जो 1985 में हुआ था और यह एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय से संबंधित था। शाहबानो ने अपने पति के तलाक के बाद भरण पोषण की मांग की थी क्योंकि वह आर्थिक रूप से असहाय थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया सहित CRPC की धारा 125 के तहत निर्णय देते हुए कहा कि सभी धर्मों की परित्यक्त महिलाओं को अपने जीवन निर्वाह के लिए भरण पोषण पाने का अधिकार है। यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इस फैसले ने भारत में व्यक्तिगत कानून और समान नागरिक संहिता पर व्यापक बहस को जन्म दिया। कुछ धार्मिक समूहों ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना, जिसके बाद राजनीतिक दबाव भी उत्पन्न हुआ। फिर परिणाम स्वरूप 1986 में सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया। तो इसके परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ? 1986 में सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया। शाहबानो केस आज भी भारतीय समाज में महिला अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और कानून के संतुलन पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लियो टॉल्स्टॉय। तो इसमें हम लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ेंगे। तो लियो टॉल्स्टॉय एक महान रूसी लेखक, दार्शनिक और नैतिक विचारक थे। तो लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? वो एक महान रूसी लेखक, दार्शनिक और नैतिक विचारक जिनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ और 1910 ईस्वी में निधन हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1825 में हुआ और इनकी मृत्यु 1910 में हुई। वे विश्व साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से एक माने जाते थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ युद्ध और शांति तथा अन्ना कैरेनिना है, जिनमें उन्होंने मानव जीवन, समाज, प्रेम, युद्ध और नैतिकता की गहरी समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण किया है। तो उनके जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो कौन कौन है? युद्ध और शांति और अन्ना कैरेनिना। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज सुधार का माध्यम माना। टॉल्स्टॉय ने सरल जीवन, सत्य, अहिंसा और करुणा पर आधारित जीवन दर्शन का समर्थन किया। वे राज्य की हिंसा, युद्ध और सामाजिक अन्याय के विरोधी थे। उनका मानना था कि मनुष्य का वास्तविक विकास नैतिक मूल्यों और आत्मिक शुद्धता से ही संभव है। उनके विचारों का गहरा प्रभाव महात्मा गांधी पर भी पड़ा, विशेषकर अहिंसा और नैतिक प्रतिरोध की अवधारणा में विकास में। इस प्रकार टॉल्स्टॉय विश्व साहित्य और नैतिक चिंतन दोनों क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। नेक्स्ट है हमारा गोलमेज सम्मेलन।
तो गोलमेज सम्मेलन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक भविष्य पर विचार करने हेतु 3 सम्मेलनों की श्रृंखला थी, जो 1930 से 1932 के बीच लंदन में संपन्न हुई। तो गोलमेज सम्मेलन क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक भविष्य पर विचार करने के लिए 3 सम्मेलन का श्रृंखला था, जो 1930 से 1932 के बीच लंदन में हुआ था। इन सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय राजनीतिक दलों, रियासतों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक नए संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 में प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल विशेषकर कांग्रेस शामिल नहीं हुए, जिससे यह सम्मेलन समिति रूप से प्रभावी हुआ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, जिसमें प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल विशेषकर जो हमारा कांग्रेस था वो शामिल नहीं हुआ, जिससे ये सम्मेलन सीमित रूप से प्रभावी नहीं रहा। उसके बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने स्वराज, मौलिक अधिकारों और सांप्रदायिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन विभिन्न पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, इसमें भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। फिर भी इन सम्मेलनों ने भारत के संविधान विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार। फिर भी जो है 1935 में क्या किया, भारत के शासन अधिनियम की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई। उसके बाद अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक जन आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से हुई। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक जन आंदोलन था, जिसका शुरुआत जो है 8 अगस्त 1992 को हुआ, वो भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त कर भारत को स्वतंत्र कराना था। गांधी जी ने इस अवसर पर करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया, जिससे देश की जनता में स्वतंत्रता के प्रति तीव्र जागरूकता उत्पन्न हुई। तो इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने किसका नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया, जिसने देश की जनता में स्वतंत्रता के प्रति तीव्र जागरूकता उत्पन्न की। और इस आंदोलन के दौरान देश भर में व्यापक जन भागीदारी देखने को मिली। छात्र, किसान, मजदूर और सामान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए कठोर दमन नीति अपनाई और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद देश के अनेक भागों में हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन जारी रहे। यद्यपि इन आंदोलन तत्काल सफलता नहीं प्राप्त कर सका, फिर भी इसने भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज कर दिया और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जो है ग्राम स्वराज। महात्मा गांधी के अनुसार ग्राम स्वराज का अर्थ ऐसा शासन और सामाजिक व्यवस्था जिसमें गांव जो है आत्मनिर्भर, स्वशासित और सशक्त हो। तो गांधी जी के अनुसार जो ग्राम स्वराज है उसका अर्थ था ऐसा शासन और सामाजिक व्यवस्था जिसमें गांव आत्मनिर्भर, स्वशासित और सशक्त हो। इसमें प्रत्येक गांव एक छोटे गणराज्य की तरह कार्य करता है, जहां लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय स्वयं लेते हैं। ग्राम स्वराज में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय समुदायों के पास होता है। ग्राम स्वराज की अवधारणा में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। इसमें कुटीर उद्योग, स्वदेशी उत्पादन और स्थानीय संसाधनों के उपाय को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जैसी सेवाएं भी ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य समानता, सहयोग और नैतिक जीवन पर आधारित समाज का निर्माण करना है, जिससे सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सशक्त भारत की स्थापना हो सके।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला। तो अगला है हमारा टॉपिक है हमारा असहयोग आंदोलन। तो इसमें जो है हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह जो है असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था, जिसे 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो इसे कब प्रारंभ किया गया था? 1920 में, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट तथा ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के कारण उत्पन्न जन असंतोष प्रमुख था। तो इसका जो पृष्ठभूमि था, इसमें जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, रॉलेट एक्ट और जो ब्रिटिश शासन का दमनकारी नीति था, उसके कारण यह उत्पन्न हुआ था। गांधी जी ने भारतीय जनता से अपील की कि वे ब्रिटिश शासन के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करें और शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध करें। इस आंदोलन के अंतर्गत सरकारी संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इसके साथ ही स्वदेशी वस्तुओं, खादी और चरखा को अपनाने पर बल दिया गया। यह आंदोलन व्यापक स्तर पर फैला और समाज के विभिन्न वर्गों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ने में सफल रहा। हालांकि 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1922 में जो चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, लेकिन इससे भारतीय नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अर्थ है गांवों की आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार मजबूत करना कि वहां कृषि, उद्योग और सेवाएं आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए कृषि उत्पादन में सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक तकनीक का उपयोग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और गरीबी को कम करना है, जिससे लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके। महात्मा गांधी के अनुसार भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास और वास्तविक राष्ट्र विकास है। उन्होंने स्वदेशी, ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योगों पर विशेष जोर दिया। उनके विचार में गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर शहरों पर निर्भरता कम की जा सकती है। उन्होंने स्वदेशी, ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योगों पर विशेष जोर दिया। उनके विचार में गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर ही शहरों पर निर्भरता कम की जा सकती है और संतुलित विकास संभव है। तो इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवन सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला कि खादी आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में। तो जो खादी को आर्थिक निर्भरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह स्थानीय संसाधनों और श्रम पर आधारित उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देती है। खादी का अर्थ है हाथ से काटे हुए और बुने गए कपड़े, जो गांवों में रहने वाले कारीगरों और बुनकरों को रोजगार प्रदान करते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और विदेशी वस्त्र पर निर्भरता कम होती है। महात्मा गांधी ने खादी को स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख आधार बनाया। उनके अनुसार खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सादगी और देशभक्ति का प्रतीक है। खादी के उपयोग से स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसी प्रकार खादी आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट, वो यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप सभी को अच्छा लगा हो वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी ये पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को इजी से इजी वे में एक्सप्लेन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।